friends, I'm Dr. Shraddha Pandey. Welcome to all of you in my channel Law Pioneer. प्लीज़ अभी तक आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आइकॉन पे बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, कमेंट करिए। आज हम डिस्कस करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, जो कि सेक्शन 32 क्लॉज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में स्पेसिफाइड है। डाइंग डिक्लेरेशन को हिंदी में मृत्युकालिक साक्ष्य कहते हैं। मृत्युकालिक साक्ष्य क्या है? मृत्यु के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ डेथ जो है वो एक पर्सन का स्टेटमेंट होता है, वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है। थोड़ा सा पहले के कंसेप्ट में चले जाएं तो देखें कि कोर्ट जो है यूजुअली बेस्ड विटनेसेस को कॉल करता है। कोर्ट में आने वाले विटनेसेस जो है वो बेस्ड होना चाहिए। यूजुअली वो एक्यूज या विक्टिम तो नहीं होते। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि एकांत में होती है, सोलेली हैपेंड होती है। वहां पे नो एविडेंस, नो विटनेसेस, वहां पे कोई गवाह नहीं, कोई साक्ष्य होता है। ऐसे में केवल एक ही विटनेस होता है जो कि होता है स्टेटमेंट ऑफ डिसीज्ड, उस पर्सन का स्टेटमेंट। सेक्शन 32 जो है वो उसमें कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं लोगों की, जिसके प्रीवियस स्टेटमेंट जो है चाहे वो वर्बल हो या रिटन हो उसे रिलेवेंट माना जाता है, वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला डिसीज्ड, ऐसा पर्सन जो कि डिसीज्ड है, कोर्ट में तो उसे बुला नहीं सकते, तो ऐसे पर्सन का कोई प्रीवियस स्टेटमेंट हो रिटन और वर्बल उसको एडमिसिबल माना जाता है, वो रिलेवेंट होता है। सेकंड, हु कांट बी फाउंड, जो कि मिल नहीं रहा है। थर्ड, बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, वो या तो मेंटल या फिजिकल इनकैपेबल हो गया है एविडेंस देने में, या इसकी अटेंडेंस कोर्ट में उसे बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत उस बुलाने में उस विलंब लगेगा, डिले लगेगा, या वो जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। सेक्शन 32 में 8 कैटेगरीज दी हुई हैं, कैसे कैसे उन चीजों को लेना है। एनीवे, हम स्पेशली आज बात करेंगे 32 क्लॉज 1 की, जो कि कहता है अबाउट द डाइंग डिक्लेरेशन। अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में जाएं तो थोड़ा सा उसका डेफिनेशन देखें। उसमें ये कहता है कि व्हेन रिलेट्स टू कॉज ऑफ डेथ, अगर किसी पर्सन का डेथ जो है, कॉज ऑफ डेथ इन क्वेश्चन है, डेथ पे प्रश्न उठा है, तो व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कि किसी पर्सन के द्वारा दिया गया है, किसके बारे में? एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, अपने मृत्यु के कारण के बारे में, और एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन which resulted in his death, या तो फिर कोई ऐसी परिस्थितियों के बारे में जिसके कारण उसकी डेथ कॉज हुई है। In cases in which the cause of the person's death comes into question, such statement are relevant, तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो relevant होते हैं, whether the person who made them was or was not। इस समय एक्सपेक्टेशन, मृत्यु की प्रत्याशा होने की आवश्यकता नहीं है, बिना एक्सपेक्टेशन के भी अगर उसने दिया है तो वो जो है उसे एडमिसिबल माना जाता है, डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कुछ लैटिन मैक्सिम है जो कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए बनी है, जैसे कि लेटर मॉर्टम। लेटर मॉर्टम का मतलब होता है वर्ड सेड बिफोर डेथ, मरने के पहले, मृत्यु के पहले जो वर्ड्स कहे गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है नेमो मेरिटरस प्रिजम्प्टर मेंट्री। इसका मतलब ये होता है A man will not meet his maker with lie on his mouth। कोई पर्सन अपने निर्माता से, अपने गॉड से अपने मुंह पे झूठ लेके नहीं मरेगा। एक और जनरल कॉन्सेप्ट है truth sits upon the lips of dying man। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो है एक्सेप्शन है हियरसे रूल का। डाइंग डिक्लेरेशन इज द एक्सेप्शन ऑफ हियरसे रूल। कुछ केस लॉज, इंपॉर्टेंट केस लॉज हम समझेंगे, जैसे उल्का राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें अपेक्स कोर्ट ने डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 32 क्लॉज 1 को ही अप्रूव किया कि ये ऐसा कॉज ऑफ डेथ हो या सर्कमस्टेंसेस के बारे में अगर कोई पर्सन मरते समय स्टेटमेंट देता है तो वो रिलेवेंट होगा, कोर्ट में एडमिसिबल होगा। इन पी.वी. राधाकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस में लेटिन मैक्सिम जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, नेमो मेरिटरस डिश, इसे अप्रूव
प्रूव किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है, पकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन किसी से पैसे उधार, एक पकला नारायण की वाइफ ने किसी से पैसे उधार लिए थे और उसको लेने जाना था। पकला नारायण अपनी वाइफ को बता के जाता है कि मैं वो पैसे लेने जा रहा हूँ। इस दरमियान पकला नारायण की वाइफ ने उसे काफी सारे लेटर लिखा था कि भाई ऐसा मतलब वो लेटर उसके घर में पाए गए थे। लास्टली पकला नारायण की जेब में भी पाए गए थे। पकला नारायण स्वामी गया पैसे लेने और बाद में जब वो 2 दिन तक नहीं लौटा, बाद में ढूंढा गया उसे, तो वो पुरी के स्टेशन में एक ट्रंक में उसकी बॉडी जो कि पीसेस में कट थी वो मिली। बाद में ये पता चला कि वो जो ट्रंक था वो जिससे वो पैसे उधार वापस लेने गया था उस पर्सन ने खरीदा था। और ये सारे के स्टेटमेंट थे और वो अपनी वाइफ से जो बता के जाता है कि मैं जा रहा हूँ वहां पे उससे पैसे उधार वापस लेने के लिए, इसे एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया गया। इसी केस को वजीर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में एज अ प्रेसिडेंट इसे फॉलो किया गया। अच्छा, अब आइए क्या इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म होता है या मोड होता है? तो ऐसा नहीं है, ये किसी भी फॉर्म या किसी भी मोड पे हो सकता है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। यहाँ पे जो वो लेडी थी, वो गर्ल थी, वो इस तरह से इंजोर्ड थी, उसका गला इस तरह से इंजोर्ड था, कट था कि वो बोल ही नहीं पा रही थी। तो उसने ना ही रिटन ना ही वर्बल बल्कि जेस्चर से बता दिया कि उसके साथ कैसा हुआ था। तो यहाँ पे ये बताया कि आचरण या जेस्चर भी रिलेवेंट माना गया एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। अब आती है लैंग्वेज की बात, तो वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। अब देखिए, अगर वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, अगर ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि उसके इसेंस को ही नहीं बता पा रहा है कि वो कॉज की डेथ क्या थी, डेथ की कॉज क्या थी या सर्कमस्टेंसेस क्या था, इनकम्प्लीट रह गया है, तो ऐसा स्टेटमेंट जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें मर्मभूत बातें शामिल ही नहीं थी। अच्छा, एक चीज और कि अगर वो चेंज कर रहा है, स्टेटमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तब क्या होगा? तब रिलायबिलिटी इन क्वेश्चन होगी और पहला जो इसका स्टेटमेंट है उस पर विचार किया जाएगा, बाद के चेंजिंग स्टेटमेंट पे नहीं। अच्छा, अब देखिए एफआईआर क्या एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया जा सकता है? तो एक केस KM रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बताया गया है कि एक बंदा जो कि एफआईआर लिखाने गया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उस एफआईआर को एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसीडर किया गया। इन केस ऑफ एक केस में ऐसा कहा गया कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या है डाइंग डिक्लेरेशन की? तो एविडेंशियरी वैल्यू पूरी है डाइंग डिक्लेरेशन की। एविडेंशियरी वैल्यू उसमें कोई किसी चीज की कोई वो नहीं है। मृत्युकालिक कथन कहते हैं इसे डाइंग डिक्लेरेशन को। लास्ट में एविडेंशियरी वैल्यू की जो हम बात कर रहे थे डाइंग डिक्लेरेशन में, वो इस केस में बताया है KR रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें कि गाइडलाइंस दी हुई है डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड, सारी गाइडलाइंस दी हुई है। इसे आप पढ़ेंगे तो डाइंग डिक्लेरेशन बहुत क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।